नमस्कार दोस्तों। दोबारा से स्वागत है आपका हमारे इस कोर्स में। ये इस कोर्स की अंतिम वीडियो है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो से पहले हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी कि पूरा स्क्रूटनी जो असेसमेंट है उसका प्रोसीजर क्या है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, क्या क्या लीगल पॉइंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हम जो ये स्क्रूटनी असेसमेंट है ये हमारी लगे ही ना, हम इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो हमारा केस है वो डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट करे। और अगर वो सिलेक्शन होता भी है तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर ही हम कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो लें, जिसकी वजह से अगर बाई चांस हमारा केस स्क्रूटनी में सिलेक्ट होता भी है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हम अपने जितने भी क्लेम्स हैं, जितनी भी इनकम है, उसको प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर पाए विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिक्स्थ वीडियो है, ट्रांजैक्शंस टू कंसीडर टू अवॉइड स्क्रूटनी। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए। देखिए, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हम सबको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं और जितनी भी क्लैरिटी है वो होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है टीडीएस मिसमैच, आईटीआर एंड 26 एएस। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो हम आईटीआर फाइल करते हैं और जो 26 एएस जो एक डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है जिसके अंदर हमारा जितना भी टीडीएस या इनकम टैक्स का क्रेडिट है वो शो होता है, तो कभी कभी जो हमने फाइल किया और जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास है उसके अंदर कुछ डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा जो केस है वो स्क्रूटनी में लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मैंने कोई बैंक में एफडी कराई हुई है 2 करोड़ रुपए की, और उस एफडी के ऊपर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलना है। अब एक्चुअली एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो मुझे एक्चुअली रिसीव नहीं होता, वो मेरी एफडी के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है और वो अमाउंट एक्रूड हो जाता है। अगर मेरी 5 साल की एफडी है और मैंने 2 करोड़ की एफडी कराई है तो 5 साल बाद जब मेरी एफडी मैच्योर होगी उस समय मुझे 2 करोड़ रुपए प्लस जो उसमें 5 साल का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होके मुझे 5वें साल के एंड में मिलेगा। लेकिन बैंक क्या करता है, हर साल का जो इंटरेस्ट उस एफडी में एक्रू हो रहा है उसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और डिडक्ट करके इनकम टैक्स के पास जमा करा देगा और वो आपके जो फॉर्म 26 एएस है उसके अंदर डिस्क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हमें ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट रिसीव ही नहीं हुआ तो हम उसको अपनी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बना के उस पर टैक्स क्यों पे करें। लेकिन वही लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो जो टीडीएस है एफडीआर का वो मेरे 26 के रिकॉर्ड में आ रहा है तो उसका वो क्लेम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ मिसमैच हो गया। आपने क्या किया, अपनी आईटीआर के अंदर इनकम तो दिखाई नहीं इंटरेस्ट की, लेकिन उसका जो टीडीएस कटा था उसका आपने क्रेडिट ले लिया। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर कुछ जो स्क्रूटनी लगने के चांसेस है वो हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करें अपने जो भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ बैठकर सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए। अच्छा, ये तो हमने लिया एफडीआर का एग्जाम्पल। आपको जितनी भी आपके 26 एज के अंदर इनकम्स आ रही हैं उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है। अगर उस पर टीडीएस कटा है तो भी और टीडीएस नहीं कटा है तो भी वो सारा आपको अपने आईटीआर भरते हुए इंक्लूड करना है और उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना है। इस केस में क्या होगा कि आपका जो भी स्क्रूटनी है वो लगने के चांसेस कम होंगे और अगर लग भी जाती है तो आप अपने केस को प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर पाएंगे। आगे चलते हैं। हैवी फ्लक्चुएशन इन जीपी एंड एनपी रेशियो। जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो। ये मोस्टली देखने में आता है ट्रेडिंग या जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं। मान लेते हैं कि वो अपनी जो भी रूटीन में बैलेंस शीट फाइल करती आ रही हैं, 25% का जीपी है, वो कभी 25.5 हो गया, कभी 24, 24.5 मेंटेन रहता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर वो घट के 22% हो गया या 23% हो गया, 21% हो गया, और ऐसे ही अगर जो नेट प्रॉफिट है उसकी जो परसेंटेजेस हैं उसके अंदर भी अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, उस केस में भी काफ़ी चांसेस हैं कि जो आपका केस है वो स्क्रूटनी में आ सकता है। तो इसके लिए आप क्या कहें, आप तो कहेंगे भाई वो तो जेन्युइन है,
वो तो एक्चुअल है, हमने कोई अपनी बुक्स को मैनिपुलेट थोड़ी किया है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने बुक्स को मैनिपुलेट नहीं किया, लेकिन अगर वो जेन्युइन है तो आपको वो सारे चीजें एस्टेब्लिश करनी है जिससे आपका जीपी कम हुआ। क्या इस बार आपको कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, क्या इस बार आपकी सेल कम हुई है, ठीक है, या फिर कोई और ऐसी इनकम होती थी जिसकी वजह से जो इस बार नहीं हुई, कोई डिस्काउंट्स आपके कम हो गए, कमीशन कम हो गए। वो सारी चीजें आपको एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर ही कंसिडर कर लेनी है, जिससे अगर आगे कोई दिक्कत है तो आप उसको अच्छे से जस्टिफाई करने की पोजीशन में हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स इवेजन या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। देखिए ये जो हम एग्जांपल लेते हैं मोस्टली जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनके केस में देखा जाता है। होता क्या है, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में डीलिंग भी करते हैं। जो अपने नाम से अकाउंट ओपन करा सकते हैं अपने नाम से करा लेते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं अपने जो स्पाउस हैं उनके नाम पे डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया और उसके अंदर शेयर्स की ट्रांजेक्शन करते हैं। अब क्योंकि वो जो शेयर्स की या म्यूचुअल फंड्स की सेल परचेस कर रहे हैं उसकी कोई डिटेल अपने एम्प्लॉयर को नहीं देते हैं, और जब भी आईटीआर फाइल होती है तो वो जो ट्रांजैक्शंस में अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और बिना उसको डिस्क्लोज करे ही सिर्फ सैलरी की इनकम दिखा के अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं। लेकिन आज के टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 360 डिग्री हर एसएससी का प्रोफाइल है। जितनी भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं उसकी सारी की सारी जो डिटेल्स है वो इनकम टैक्स के पास आ जाती हैं। बेशक से आपने शेयर्स में डीलिंग करी है, सेल परचेज प्रॉपर्टी की है, या कोई भी चीज़ है, वो सारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास होता है। तो इसीलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि कोई भी अगर आपकी इनकम है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अगर आपको डाउट भी है कि ये आनी चाहिए मेरी आईटीआर में या नहीं, तो आपने आपके जो भी कंसल्टेंट हैं आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी आप अपनी आईटीआर भरें वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। कोई भी उसमें जो टैक्स इवेजन है उसके चांसेस नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा जब आप आईटीआर भरते हैं तो नीचे आपको साइन भी करने होते हैं। आजकल क्या होता है, वो जो सिग्नेचर है वो ओटीपी एक आधार से लिंक होके आता है और वहां से वो जो आपकी आईटीआर है वो ऑथेंटिकेट हो जाती है। लेकिन वो भी आपने क्या करा, अपनी जो आईटीआर भरी है उसको आपने खुद ऑथेंटिकेट किया है। इसका मतलब ये है कि आपके अकॉर्डिंग जो आपकी आईटीआर है वो बिल्कुल ठीक है, और बाद में जाके अगर उसकी आईटीआर में आपके आईटीआर में ये निकलता है कि कोई इनकम आपने उसमें दिखाने से बचाई है तो फिर डिपार्टमेंट उस पर आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा और हो सकता है कि कुछ पेनल्टी भी लगाए। नेक्स्ट पॉइंट है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। देखिए ये चीज़ डिमोनेटाइजेशन के केस टाइम में काफ़ी देखने को मिली थी। बहुत सारे ऐसे अकाउंट थे जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती थी, लेकिन डिमोनेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा कैश जो है वो डिफरेंट अकाउंटों में जमा कराया गया। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी जो रिपोर्टिंग है वो इनकम टैक्स के पास जाती ही जाती है। जैसे कि कैश डिपॉजिट है, अगर 10 लाख से ज़्यादा किसी सेविंग बैंक अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड के 2 लाख से ज़्यादा के आपने बिल पे करे हैं, कोई सेल और परचेज प्रॉपर्टी है 30 लाख से ज़्यादा की, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जितनी भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं उन सबको अपनी आईटीआर का पार्ट ज़रूर बनाएं, जिससे कि आपकी कोई भी डिपार्टमेंट के पास मिसमैच नहीं आएगा। और अगर कोई भी मिसमैच नहीं आएगा इन्फॉर्मेशन का तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी जो स्क्रूटनी में सिलेक्शन है वो ना हो और आपका जो केस है वो क्लियरली जो आपने आईटीआर फाइल की है वो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर ले। कुछ इसमें हम छोटे छोटे केसेस हैं वो लेते हैं। सम अदर रीजंस क्या हो सकते हैं, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स। आपने देखा होगा कि जो आपका आईटीआर फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म, उसके अंदर फिक्स्ड एसेट फॉरेन एसेट्स भरने का भी एक शेड्यूल होता है। तो अगर आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट है, बेशक से स्विस बैंक में अकाउंट हो सकता है अगर आपके पास है, तो कोई प्रॉपर्टी आपने फॉरेन में परचेज की हुई है, ठीक है ना, या कहीं बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आप उसमें कुछ परसेंटेज के ऑनर हैं, तो अगर कोई भी आपकी फॉरेन एसेट है तो आपको जो फॉरेन एसेट का कॉलम है उसके अंदर डिस्क्लोजर ज़रूर देना है। नहीं तो क्या होगा, अब तो डिपार्टमेंट ने इसके लिए अलग से एक ब्लैक मनी एक्ट बना दिया है, उसके अंदर अगर आपको नोटिस आया तो आप बिग ट्रबल में फंस सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनसिक्योर्ड लोन शेयर एप्लीकेशन मनी। अगर आपको कोई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अनसिक्योर्ड लोन्स आपने लिए हैं, कोई शेयर एप्लीकेशन मनी ली है, बेशक से आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या नहीं है, आपको आइडेंटिटी, जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्दीनेस
उन ट्रांजैक्शंस की प्रूफ करनी है अगर डिपार्टमेंट आपको नोटिस देके पूछता है। तो यही एडवाइजेबल है कि अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही आप कोई मनी रिसीव करते हैं तो उसकी कंफर्मेशन हो गई, या जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो आप बैलेंस रिकनसाइल करके एक कंफर्मेशन और जिस पार्टी से आपने लोन लिया है उसकी आइडेंटिटी वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स पहले ही करके रख लीजिए, जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। एक चीज हम यहाँ पे क्लियर ये करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कभी भी आपको लोन लेने से या एप्लीकेशन मनी लेने से मना नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि आप मत कमाओ, वो सिर्फ ये कहती है कि आपने जो भी कमाया आप उसको जस्टिफाई करने की पोजीशन में होने चाहिए, दैट्स इट। और जो भी उस पर डिपार्टमेंट का टैक्स बनता है वो आप पे कर दीजिए। गवर्नमेंट तो ये इनकम टैक्स तो ये भी कहती है कि पे टैक्स एंड करो रिलैक्स। तो इसलिए आप अपना जो भी वैलिड टैक्स बनता है उसको पे करें और फिर आप रिलैक्स कीजिए। फिर आपकी जो भी केसेस सिलेक्शन के चांसेस है बहुत कम है, और अगर होते भी हैं तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो प्रॉपर इनकम है उसके ऊपर टैक्स की पेमेंट की हुई है। इसके अलावा नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन कंपल्सरी एक्विजिशन। देखिए बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कभी उन्होंने अपनी आईटीआर फाइल करी ही नहीं, और जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, कोई हाईवे जाना है, तो क्या होता है जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड होती है फार्मर्स की वही एक्वायर होती है, और उसके लिए गवर्नमेंट जो भी फार्मर्स हैं उनको कंपनसेशन भी देती है। तो कायदे से तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स आईटीआर का पार्ट बननी चाहिए। अब अगर कोई अपनी आईटीआर ही फाइल नहीं करता या कुछ फाइल करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये तो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल लैंड थी तो ये मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। बेशक से टैक्स लगे ना लगे, बट आपको प्रॉपर जो डिस्क्लोजर है उसको देने की जरूरत है। इसीलिए इसी तरह से अगर कोई आपने कैपिटल एसेट प्रॉपर्टी सेल करी है, प्लॉट, कमर्शियल शॉप्स, कुछ भी अगर आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर किए तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दीजिए। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं अगर इनको आप प्रॉपरली कंसिडर कर लेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, तो फिर तो आप रिलैक्स कीजिए। तो इस वीडियो के लिए और इस कोर्स के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लगे, कोई अपनी 2 लर्निंग जो इस पूरे कोर्स को करने के बाद आपको मिली हो, और अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अलावा अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स ज़रूर भेजिए इस कोर्स के लिए, और हमें सजेस्ट कीजिए कि और किस तरह की वीडियोस या किस तरह के कोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर आपको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रैक्टिकल वे में प्रोवाइड की जाए। तो जब तक बने रहिए हमारे साथ, और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।